देखिए आज क्या हमको पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है 1 का सी। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 1 का सी। हमने आपको भी एक्सरसाइज करा दी थी, 1 का बी हमने आपको करा दिया था। 1 के बी में हमारे कौन से सवाल थे, सिद्ध करने वाले सवाल थे। अब देखो 1 के सी में क्या है, आपसे पूछेगा परिमेय और अपरिमेय संख्या, केवल आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या जानना है। तो हमने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या साथ कर बता दी थी। एक बार फिर से मैं उनको रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिर हम एक्सरसाइज में चलते हैं। देखो परिमेय संख्या हमने क्या बताया था, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या है वो होती है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या होता है परिमेय संख्या, तो जिन्हें ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, और p यहाँ क्या है, p पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है, एक पूर्णांक है, और q भी एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो q और ये जो पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, मतलब p और q दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या होती है, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब परिमेय संख्या जितनी भी वास्तविक, केवल अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं जितनी भी है, ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में हमने आपको बहुत सारे प्रकार बताए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो कौन कौन से देखो बताएं, पहले क्या है, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं, वश संख्याएं, इसका परिमेय संख्याएं। इसका जो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को छोड़कर तो सारी जितनी भी है सारी परिमेय संख्या में आ जाती हैं। तो जैसे कि हम लिख दिए एक, ये भी एक परिमेय संख्या है। यदि मैंने लिख दिया दो, ये परिमेय संख्या है। -1 लिख दिया, -2 लिख दिया, ये भी परिमेय संख्या है। अगर मैंने लिख दिया 0, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो जितनी भी संख्या, जैसे मैंने 4/5, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब देखो -3/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने लिख दिया -3.33, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो देखो 3 के बाहर लगा दिया, जैसे -3, मतलब कि देखो जैसे हमने ऐसे बार वाली संख्या, इसी देखो 3.3 दे दिए, 3.3 के ऊपर बार लग गया, फिर बार वाली संख्या हो गई। अब देखो -3.4 लिख दिया, ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि कोई संख्या जो अंडर रूट से बाहर आ जाए, जैसे मान लेते हैं अंडर रूट 4 लिखा है, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम 4 भी बढ़ रहा है, 4 से 2 बाहर आ जाएगा। 4 की गुणनफल हम कैसे लिखेंगे, 2 बोले तो 2 से 2 का जोड़ बना के हम 2 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, 4 रूट 4 हो गया, जैसे रूट 16 हो गया, उससे बाहर आ जाएगी, ये हमारी क्या हो गई, ये भी हमारी परिमेय संख्या। इसी प्रकार से हमारे जैसे हम और कुछ लिख देते हैं 2 रूट 4, ये भी परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि देखो रूट से बाहर आ जाए, यहाँ भी रूट से 2 बाहर आ जाए, 2 3 4 होता है। ठीक है, तो जिसमें बाहर आ जाती है संख्या है अंडर रूट से, वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाती है। तो ये सारी हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और देखो ये देखो बार वाली संख्या है, परिमेय संख्या होती है, ऐसे बार लगाए, ये दशमलव वाली संख्या, ये सारी क्या होती है, बार वाली, ये सारी संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या। तो हमने आपको परिमेय संख्या बताई। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता। अगर p/q के रूप में लिखी भी हो, दिख सकती हैं आपको, लेकिन वहाँ p और q दोनों पूर्णांक नहीं होगा। जैसे कि हमने लिख दिया √2, अब कोई कह देंगे √2 लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो √2 है ये पूर्णांक नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 का मान 1 दशमलव में आता है। अब आप कहते हो कि जैसे मैंने लिख दिया -3.4/5, ये क्या है, परिमेय संख्या के परिमेय, ये परिमेय है। क्यों, दशमलव हटा के हम बटे 0 लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो अंडर रूट का मान होता है वो निश्चित नहीं होता। अंडर रूट का मान मतलब हम निकालते जाएंगे, वर्गमूल डिवीजन भाग डिवीजन निकालते जाएंगे अंडर रूट का मान। ठीक है, वर्गमूल जो का निकालते जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब लगातार संख्या बदलती रहेगी। जैसे लगातार संख्या बदलती रहती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जो भी करनी के अंदर आ जाते हैं, जो भी वर्गमूल वाले आ जाते हैं, वो सब क्या है, जैसे कोई वर्गमूल आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, 2√7, इसके कुछ गुणे में आ गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखो √7 की यदि जोड़ में आ गया, या फिर √5 है, इसमें देखो घटाव में आ गया, जोड़ में आ गया। ठीक है, या तो गुणे में आ गया, या फिर भाग में आ गया, इसकी तरह। ठीक है, तो ये सारी क्या है, जिसमें हम लोग लगा आपको दिख जाए, वो क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसमें मतलब बाहर ना निकल सके। यदि √4 है, ये तो बाहर आ जाएगा, इसलिए √4 से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। अगर इससे 2 बाहर आ जाए तो ये तो हमारी अपरिमेय संख्या, ये हमारी परिमेय हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या कहा, जो बाहर ना निकल सके,
जिसमें भी बाहर ना आए, जैसे रूट 3 से हम कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते, हमने रूट 13 लिख दिया, इसमें से भी बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या तो ये मतलब कि रूट से बाहर नहीं आएंगे। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे 1.10 लिख दिया, 100 लिख दिया, 1000 लिख दिया, तो लगातार संख्या बदल रही है। 2.72 लिख दिया, ठीक है, 720 लिख दिया, 7200 लिख दिया, तो डॉट 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 ये संख्या लगातार बदल रही है, तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्या। और हमने आपको ये बताया था पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान निश्चित नहीं होता 22/7, पाई का मान लगभग में 22/7 होता है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि 22/7 क्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो आमतौर पर एक संख्या लिखना, हम यहाँ पे 21/7 लिखते हैं, 2/4 लिखते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या होती है ना। तो 22/7 हमने एक संख्या बस मान ली, 22/7 एक संख्या है। अब इससे तुलना मत कीजिए कि पाई बराबर होता है, क्योंकि पाई का मान जो लगभग में होता है, वरना पाई का मान और कुछ होता है। अभी 3.14 ये भी करेंगे, 3.14 ये भी पाई का मान है, लेकिन ये भी एक इसको दशमलव में बटे 100 लिख सकते हैं, ये भी एक कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन पाई जो हमारी, ये है हमारी अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। अब पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब पाई में हम कुछ भी जोड़ लें, जैसे पाई में हम 2 जोड़ लें, ठीक है, पाई में हम 3 जोड़ लें, ये घटा लें, अब ये सब क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। पाई में हम 3 का भाग दे दें, अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक, गुणा कर दें 3 पाई करके, तो ये भी अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, तो 0 के अलावा किसी भी संख्या का अगर अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो हमारी क्या रहती है, हमेशा ही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, मतलब परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या किसमें प्राप्त होती है, यदि 0 आ गया, ठीक है, जैसे अगर 2 है, अगर 0 को गुणा करके 0 आ जाएगा, तब परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो देखो 0, यदि हम किसी अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा करते हैं 0 के अलावा, तो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन यदि हम 0 का गुणा कर देते हैं तो परिमेय हो जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, ना आया हो अभी तक तो आएगा अभी इस प्रश्नावली। तो देखो ये हमारे 1 का सी, तो 1C में क्या छाड़ना है हमको, परिमेय और अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आपको, आप उनको देखिए समझिए। ठीक है, तो देखिए हम देखिए करते हैं, ये देखिए ये हमने आपको रिवीजन करा दिया कि क्या थी परिमेय संख्या, क्या होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, यदि आपको ना समझ में आना तो आप पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बताया। ठीक है, अब देखो आप देख सकते हैं, देखो अब हम कौन सी एक्सरसाइज चलेंगे, 1 प्रश्नावली 1C। तो प्रश्नावली 1C में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, तो उसमें हमें छानना कि परिमेय कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है। ठीक है, तो इसमें देखते देखिए आपको समझाएंगे। देखो जैसे रूट की हमने अभी अभी आपको बताया, जैसे रूट है, ये क्या चाहिए, बाहर का अपरिमेय संख्या हो गई। अब देखो पाई/3, पाई/3 हमने क्या कहा, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई में कुछ भी भाग करो, गुणा करो, अपरिमेय ही आएगी, तो अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हमारे पास आता है 22/7। देखो 22/7 क्या है, 22/7 क्या होगी, हमने अभी अभी आपको बताया कि 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, क्योंकि देखो एग्जैक्ट मान, पाई का मान एग्जैक्ट मान नहीं होता है, लगभग में होता है 22/7। तो देखो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन मतलब ये पाई/3 ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो पाई होती है क्या होती है, अपरिमेय। आपको ये ध्यान रखना है, बार बार क्या है, क्योंकि ये पेपर में आ भी सकता है। ठीक है, इसीलिए तो देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 और 3.14 ये दोनों परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आपको इसकी भी पहले लिख लीजिएगा, आप अपने फ्रेंड लिख सकते हैं। तो पाई एक परिमेय संख्या, 22/7 3 से ये सब परिमेय संख्या होती है दोनों। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब देखो अब देखिए 3.4 हमारे पास जगह 3 अभी अभी मैंने आपको बताया कि परिमेय की अपरिमेय। तो हम इसको देखें तो √4 से हम देखो √4 गुणन करना है, तो √4 को हम 2 गुण 2 ले सकते हैं। देखो 2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 तो बाहर आ जाएगा। अगर हम बाहर निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, 3 गुणे 2 3 6, मतलब कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको 2 4 को बाहर निकाल सकते हैं तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं परिमेय संख्या। अब दे दिया गया √4 सही 1/4, इसमें देखो क्या है, हम सही बटे तोड़ेंगे, 4 × 16, इसको इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, 4 × 16 1 17, यहाँ आ जाएगा 17/4। ठीक, क्या करते हैं देखो, समझिए आप इसका, पहले 4 का इसमें 4 में गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर बटे वही लिख देंगे, तो 4 × 16 1 17/4। ठीक है, तो ये हमारा √17/4। अब हम देखें यहाँ से 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो देखो 17 से 17 बाहर नहीं आएगी, लेकिन 4 से हमारा 2 बाहर आ जाएगा। 4 से तो हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, 17 से बाहर निकल, ये भी हमारी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार दिया गया 2.3 हमने क्या लिखा, 2.3 इसके ऊपर बार लगाया। बार का मतलब क्या है,
बार का मतलब ये है कि तीन 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 लगातार आता ही रहेगा। तो ये कौन सी संख्या होती है? ये देखो आसान आवर्ती व दशमलव प्रसार वाली संख्या होती है। ठीक है, इसमें देखो मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, जिससे में देखो पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती हैं। जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है वो होती है परिमेय संख्या। यदि इनकी पुनरावृत्ति बार 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 वही संख्या आ रही है, पुनरावृत्ति हो रही थी, हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लेते थे, एक में तीन का भाग देंगे, तो देखो पहले के कितने बार जाएगा? जीरो। पहले दशमलव लगाए तो जीरो डालेंगे, फिर तीन करें 9, फिर एक बचा, दशमलव लगाए तो जीरो डालेंगे, फिर तीन करें यहाँ, तीन करें यहाँ, डॉट 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 डॉट। ये हमारी क्या होती है? देखो ये एक बटे तीन, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, क्या है? परिमेय संख्या। इसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन ये देखो ये हमारा क्या है? ठीक है, ये इस प्रकार से ये जो कोई बार वाली संख्या मतलब कि बार बार लगातार संख्या मतलब कि बदलती नहीं है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, उसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। यदि मतलब कोई दो संख्या हो सकती है ऐसे, कोई मतलब तीन सात, फिर तीन सात, फिर तीन सात, कोई दो संख्या भी हो सकती है, यही कोई तीन संख्या, तीन तीन चार, फिर तीन तीन चार। ठीक है, इसमें से तो कोई भी ऐसी है जो मतलब बार बार ऐसे हो रहा है पुनरावृत्ति। ठीक है, कितनी भी हम बता दें, लेकिन पुनरावृत्ति अगर हो रहा है तो हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या। अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें पुनरावृत्ति हो रही थी, हमारी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, ये हुआ। अब देखते हैं दूसरे नंबर में क्या है? रूट चार। अब रूट चार से हम दो को बाहर निकाल सकते हैं, रूट चार से हम दो को बाहर निकाल सकते हैं, दो को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारी कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद एक होता है देखो दशमलव चार। अब यहाँ पे हम इस एक कॉन्सेप्ट और देखो समझ लेते हैं। जैसे कि हम कोई चीज़ देखते हैं ऐसे, अब यहाँ से हमको चार तो हमें पता है, चार के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे में जीरो दशमलव जीरो चार, यहाँ मिल गया जीरो दशमलव जीरो जीरो चार, ये मिल गया हमें जीरो दशमलव जीरो 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 चार, यहाँ मिल गया 0.4। तो इन संख्याओं में देखो कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय है। देखो कौन सी संख्या परिमेय है, तो जिस मतलब कि ऐसी जगह हमें देखना है। अब देखो इस साइड से डान साइड से इधर से देखेंगे, अगर जिसमें सम अंक पर दशमलव आएगा वो हमारी बाहर निकल सकती है, लेकिन जिसमें विषम अंक पर दशमलव आएगा उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि सम अंक पर दशमलव एक दो सम अंक पर दशमलव तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, 0.2 आएगा। ठीक है, मतलब 0.2 को वर्ग करेंगे यही आ जाएगा, ये हमारे देखो इसको बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें देखो एक दो तीन विषम अंक पर दशमलव तो ये हमारे बाहर नहीं निकल सकती, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई, लेकिन ये क्या है? परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से हम इसमें देखते हैं, इसमें देखो चार, चार के बाद दशमलव मतलब चार संख्याओं चार अंकों के बाद दशमलव है, ये हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या। इसमें देखो 0.02 बाहर है, ठीक है, एक जीरो, तो देखो क्या होगी? मतलब ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या। लेकिन इसमें देखो विषम अंक एक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे हमारे एक अंक के बाद दशमलव, तो हमारी ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जिसमें मतलब सम अंकों पर दशमलव होता है, सम अंक के बाद, तो वो क्या होती है? परिमेय संख्या। और देखो सम अंक के बाद दशमलव नहीं है तो वो हमारी विषम अंक के बाद दशमलव, तो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से हमारी सम संख्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से ये आपको सवाल पूछा गया था, एक यहाँ पर कौन सा सवाल पूछा था? दशमलव चार। जब हमारे पास दशमलव चार पूछा था, हमने क्या होता है? सम अंक विषम अंक पर दशमलव क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखते हैं हम चार। अब हम चार के बदले तो एक लिख सकते हैं ना, तो चार क्या है? परिमेय संख्या। पाँच क्या है? पाँच भी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो चार और पाँच में क्या है? परिमेय संख्या। अब देखो रूट तीन, अभी आपको पता है रूट तीन क्या है? रूट तीन एक अपरिमेय संख्या, आप जानते हैं रूट तीन एक अपरिमेय संख्या। इसका 24 हम 03703 जैसे दिया गया 14.37 अब देखो डॉट डॉट ऐसे लगाया, मैंने आपको कहा पुनरावृत्ति हो रही है, तो देखो यहाँ पर देखो इससे तो नहीं, देखो पुनरावृत्ति हो रही है ना, तीन तीन सात के ऊपर बार लिख सकते हैं। अगर जहाँ हम बार लगा देते हैं वो हमारे पास संख्या हो जाती है परिमेय संख्या। मतलब इसको देखो बार बार पुनरावृत्ति तीन सात तीन सात तीन सात आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये मतलब कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो जिसमें बार लग जाए तो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ये हमारी परिमेय संख्या होगी। अब देखो दिया गया है एक रूट एक, अब रूट एक से हम एक को बाहर निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? देखो रूट एक को हम एक लिख सकते हैं, कोई फालतू कौन है? अब एक का जोड़ा बना लेंगे, एक बाहर हो जाएगा, तो रूट एक से एक बाहर निकल सकता है, इसलिए ये क्या होगी? परिमेय संख्या। दिखा लिखा रूट जीरो, तो इसको भी हम जीरो जीरो लिखते जीरो निकाल सकते हैं, तो हमारे क्या हो गया? ये भी परिमेय संख्या। इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि जो अंदर से बाहर आ रहे हैं हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक, तो रूट एक भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं हम 5+4, मैंने अभी बताया पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखो 5+4 क्या दिया गया? 5+4 मैंने अभी आपको बताया पाई एक अपरिमेय संख्या है। जब पाई एक अपरिमेय संख्या है हम चार जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5+4 भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे, तो आगे देखो क्या है? 4 माइनस रूट तीन। अब देखो 4 माइनस रूट तीन, रूट तीन 4 माइनस रूट तीन, ठीक है, तो ये रूट तीन आ गया।
कि आप जब घटा रहे हैं जिससे कोई संख्या से घटाएंगे तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। हमने अभी ये था जिसको हमने इससे नहीं किया था तीसरा टाइप था। ठीक है, तो देखो ये हमारी क्या होगी अपरिमेय संख्या रूट 7 बटे 2। अब रूट 7 बटे 2 इसको भी हमने इससे किया था भाग वाला गुणा वाला दूसरा टाइप में। ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 5 माइनस रूट 4। तो देखो 5 माइनस रूट 4 क्या है ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि 4 से 2 को रूट 4 से 2 को बाहर निकाल सकते हैं। रूट 4 से हमारे तक 2 बाहर आ जाएगा 5 2 का 3। ये हमारी क्या होगी परिमेय संख्या। क्या होगी परिमेय संख्या। इसी तरह से भी अगर हम 0.0 है तो यहाँ से एक को बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक दूसरा हम प्रदर्शन है तो ये हमारी क्या हो जाएगी एक को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक है, हम बाहर ना निकाल सकते ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम इस समान प्रदर्शन होने इसलिए एक को बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हमारा क्या है तो मतलब इस संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब भी अगर रूट 2 रूट 3 अब देखते हैं आगे रूट 2 हो गया रूट 3। ठीक है, तो देखिए रूट 2 क्या है रूट 2 अपरिमेय संख्या हमने आपको पहले टाइम में सिद्ध कराया। रूट 3 अपरिमेय संख्या उसको भी हमने आपको सिद्ध कराया था। ठीक है, तो हम आपको इनको सिद्ध करा चुके हैं। रूट 9 अब रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 9 को हम रूट 3 गुणे 2 सर फायदा होता है 3 से एक 3 बाहर आ गया तो ये क्या होगी परिमेय संख्या। रूट 9 क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 9 एक परिमेय संख्या है। अब देखो क्या देखते हैं रूट 15। रूट 15 हम 15 में 3 कैसे 15 लिख सकते, लेकिन 15 से बाहर नहीं आएगा तो ये हमारा क्या है अपरिमेय संख्या। रूट 15 हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे रूट 7 रूट 11। ठीक है, रूट 7 रूट 11 रूट 7 से बाहर नहीं आएगा। रूट 7 अपरिमेय संख्या रूट 11 अपरिमेय संख्या। अब देखिए रूट 16 रूट 16 से हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4 4 16 एक 4 बाहर आ जाएगा हमारी क्या है परिमेय संख्या। रूट 16 क्या है रूट 16 है परिमेय संख्या, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो रूट 16 क्या है परिमेय संख्या। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं रूट 19 और रूट 23। रूट 19 अब 19 को हम बाहर नहीं निकाल सकते तो ये हमारी क्या है अपरिमेय संख्या। रूट 23 ये भी हमारी क्या है अपरिमेय संख्या क्योंकि हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते तो ये भी हमारी क्या है अपरिमेय संख्या। तो रूट 19 भी हमारी अपरिमेय संख्या और रूट 23 भी हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया। अब देखते हैं रूट 4। अब देखो रूट 4 हमने आपको रूट 4 से बाहर निकाल सकते हैं तो ये क्या है हमारी परिमेय संख्या है। रूट 4 से हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं तो रूट 4 क्या है रूट 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रूट 3 रूट 5 रूट 3 रूट 5 रूट 3 अपरिमेय संख्या बाहर नहीं निकल सकता। रूट 5 अपरिमेय संख्या बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, देखो रूट 3 रूट 5 इसके बाद क्या है रूट 9 रूट 9 देखो 3 बाहर निकल सकता है तो ये क्या होगा परिमेय संख्या। तो रूट 16 इससे भी 4 बाहर निकल सकता है ये भी क्या होगी परिमेय संख्या। तो ये भी परिमेय संख्या रूट 9 रूट 16 से भी निकल सकते हैं। रूट 16 भी क्या होगी परिमेय संख्या। ये हमारी दोनों परिमेय संख्या होगी। इसके बाद हम देखते हैं देखो रूट 2 रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 2 अपरिमेय संख्या रूट 3 अपरिमेय संख्या रूट 5 अपरिमेय संख्या। ये तीनों क्या है रूट 2 रूट 3 और रूट 5 ये तीनों क्या है अपरिमेय संख्या क्योंकि हम इनको से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर इनको बाहर नहीं निकाल सकते तो ये तीनों क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो रूट 2 रूट 3 और रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्याएं। इसका देखते हैं रूट रूट 4/9। अगर देखो रूट 4/9 है तो 4/9 को हम क्या समझेंगे देखो 4 से हमारा क्या बाहर आ जाएगा 2 लेकिन 9 से हमारा क्या बाहर आ जाएगा 3। तो रूट 4/9 है तो क्या हो जाएगा 2/3 मतलब 4/9 तो रूट है तो 2/3 हो जाएगा। 4 से 2 बाहर आ जाएगा और 9 से क्या बाहर आ जाएगा 3 तो 2/3 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। क्या होगी परिमेय संख्या ये बाहर आ जा रहा है तो हमारी क्या होगी परिमेय संख्या। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं रूट 7 रूट 7 देखो रूट 7 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या ये भी बाहर नहीं सकते। अब हम देखो दशमलव न होते दशमलव में क्या है एक अंक पर दशमलव एक अंक पर दशमलव ये क्या होगी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। तो देखो हम देखेंगे अगर सामान्य दिशा अंक पर दशमलव तो ये क्या हो गई अपरिमेय संख्या। तो रूट 9 क्या है अपरिमेय संख्या। रूट 9 एक रूट दशमलव 9 अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो बाहर नहीं निकाल सकते किसमें विषम अंक पर दशमलव एक अंक पर दशमलव। यदि हमारे पास ऐसे लिखा होता 0.09 मतलब कि देखो 2 अंक पर दशमलव होता तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे हम 0 की बाहर निकाल सकते तो ये हमारा क्या हो जाता ये हमारा परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारे तरीके से परिमेय अपरिमेय वाले सवाल को। इसके बाद हम देखते हैं एक इसके बाद हमारे पास सवाल दिया गया सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। 2 + 3 रूट 2 2 + 3 रूट 2। ठीक है, देखो इसको बस वही जो हमने इसकी पिछली कक्षा आप देख सकते हैं यदि आपने देखा हो ना देखा हो अभी तक। देखो इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको सिद्ध करना और सॉल्व करना तो इसमें ये हमारे पहले टाइप
कौन सी तीसरे टाइप में आ जाएगा। और तीसरे टाइप को जो हमने आपको बताया था उसी प्रकार से उसको भी करना है। क्या हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि 2 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो 2 + 3 √2 क्या है, परिमेय संख्या। 2 + 3 √2 बराबर 8, 8 भी एक परिमेय संख्या। दोनों बच्चों को वर्ग कर देंगे, फिर वर्ग करने में जो आएगा एक जो अंडर रूट एक साइड कर लेंगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो अब बचेगी वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय बराबर हो जाता है, हमारी कल्पना प्लस भी, अर्थात 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमने आपको डिटेल से वहाँ बताया है दूसरी कक्षा में, ठीक है। इसकी पहले वाली कक्षा में अब वहाँ जाकर के इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो इसके आगे, अब इसमें देखो क्या है, अब हमारे पास कुछ और संख्या दी गई, परिमेय और संख्या अपरिमेय संख्या से कौन सी पूछ रहा है। तो देखो पाई, हमने अभी अभी आपको बताया कि पाई क्या होती है, परिमेय संख्या। हमने अभी अभी आपको बताया पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। पाई क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अब देखो पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। और हमने आपको यही बताया 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। और 3.14 क्या है, 3.14 भी परिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, 22/7 और 3.14 ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये दोनों परिमेय संख्या है। इसके बाद हमारे पास दिया गया है क्या, रूट 0.9। अभी अभी मैंने आपको इसका ही बताया, रूट 0.9, ये 0.9 लिख दो, 0.9 विषम अंक पर, एक अंक पर दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, इसका मतलब क्या है, विषम अंक पर दशमलव है, तो इसका मतलब ये बाहर नहीं निकल सकता, अर्थात ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर यहीं पर सम अंक पर दशमलव होता है 0.09, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि सम अंक पर दशमलव तो बाहर निकल जाता, सम अंक पर होता तो ये हमारे क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ये हमारे पास दिया क्या गया है, ये इसमें देखिए विषम अंक पर दशमलव एक अंक के बाद, तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज की कौन सी, 1C। तो अब देखो हम चलेंगे आगे 1 के डी। तो देखो ये हमारे क्या करें, ये हमारे बिल्कुल आसान से एक्सरसाइज की जो परिमेय और अपरिमेय संख्या आपसे पूछा गया है। तो हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो हमारे पास क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे पास विकल्प 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। और उससे संबंधित सवाल दिए गए हैं। तो देखो पहला क्या है, 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ गिनतियाँ, तो देखो गिनती क्या होती है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है, 10 आता है, ऐसे ऐसे गिनतियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको मान सकते, इसमें क्या कह रहा है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। अब देखो मैंने यदि आपसे पूछा कि 4 से पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा, तो 4 से पहले क्या आता है, 3। तो 4 से पहले आने वाला धन पूर्णांक 3, और 4 से बाद में आने वाला धन पूर्णांक 5। तो इसी प्रकार सवाल ऐसे किया गया है इसमें, तो देखो 4 से पहले वाले को हमने 4 में 1 घटा दिया, 3 आ गया। अगर 4 से बाद वाला पूछा तो 4 में 1 जोड़ दिया, 5 आ गया। तो इसमें ये पूछा गया है, पहले नंबर सवाल में पूछा गया है 6a + 5, क्या पूछा गया है, 6a + 5। देखो इसमें पूछा गया 6a + 5, देखो 6a + 5, देखो 6a + 5 में इसमें क्या पूछा गया है कि इससे पहले आने वाला धन पूर्णांक, तो इससे पहले कौन सा धन पूर्णांक आएंगे। जैसे इसमें देखो हमने पहले आने वाले धन पूर्णांक निकालने के लिए हमने 1 घटा दिया, तो इसमें भी हम 1 माइनस कर देंगे, 1 घटा देंगे, तो 6a + 5 में जब हम 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6a + 4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब कि जब हम घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6a + देखो 6a, और देखो 5 में 1 घटा देंगे तो 4 आ गया, 6a + 4। ये हमारा पहले नंबर का आंसर हुआ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, दूसरा अपरिमेय संख्या है। अब देखो अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, और उसमें से हमें बताना है कि अपरिमेय संख्या है, देखो कौन सी होगी अपरिमेय संख्या, ये हमें बताना है। तो हमारे पास देखो कौन कौन सा ऑप्शन दिए गए, 22/7, पाई दिया गया है। तो आपको यहीं से आप समझ जाएंगे पाई ने आपको क्या होता है, अपरिमेय संख्या। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। दूसरे संख्या को दूसरा नंबर हो जाएगा पाई। अब देखो संख्या 4√3 है, तो इसमें देखो 4√3 ये संख्या दी गई है, 4√3, ठीक है। इसमें पूछा है 4√3 कौन सी संख्या है। तो अब पहले तो इसमें देखो ऑप्शन पढ़िए, इसमें क्या दिया गया, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखते ही पता चलेगा कि हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये हमारा खत्म हो गया। इसका निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। अब देखो निम्नलिखित कुछ संख्याएं दी गई, उनमें से आपको बताना है कि परिमेय क्या परिमेय।
अभी हमने यहाँ पर देखो रूट 5 बाहर नहीं निकल सकता अपरिमेय संख्या, ठीक है। हमें इसमें परिमेय संख्या चलना है ना, तो रूट 1 अब हमने अभी अगर एक से हम बाहर निकाल सकते हैं, एक गुणे एक लिखते हैं, रूट 1 से एक बाहर आ जाती है हमारी क्या परिमेय संख्या, तो रूट 1 दूसरा ऑप्शन सही है, रूट 1 ये क्या होगी परिमेय संख्या। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। अब देखो कुछ देखो दिए गए हैं, तो क्या रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 2.732416। इसमें देखो क्या करा है, इसमें देखो बार बार संख्याएं एक 7 आगे फिर 3 आगे फिर 2 आगे फिर 4 आगे फिर 1 आगे, बार बार संख्याएं लगातार बदल रही है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका देखिए रूट 7 में क्या है, रूट 7 ये का परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद दिया गया हमारे पास 2.7337 आपने देख के देखिए लगातार उसी से संख्या आ गई, तो इसमें देखिए दशमलव लगा के बटे नहीं सकते, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या हो गई, क्या हो गई परिमेय संख्या, हमने आपको बताया कि हमारी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से हम क्या लिखते हैं, अब देखो आपकी नई बुक में एक नया सवाल है कि 98 के अभाज्य गुणनखंड होगी। इसमें देखो 6वां और 7वां, इसमें दो मतलब पुरानी बुक मैंने आपके सामने मतलब पुरानी बुक से पढ़ा है कि पुरानी बुक में 2 अलग सवाल है, लेकिन नई बुक का सवाल है पहले मैं उसको बता दे रहा हूँ, बाद में पुरानी बुक वाले बताना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो आपकी किताब में जो सवाल हो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तब यहाँ देखते हैं 98 के अभाज्य गुणनखंड होगी, इसमें पूछा 98 के अभाज्य गुणनखंड, 98 के अभाज्य गुणनखंड करना है तो पहले हम काटेंगे 2 से, 2 चौको 8 2 18 7 से 49 काटेगा 7, तो 98 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 7 गुणे 7। अब देखो हम 7 में क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 2 गुणे 7 का स्क्वायर, तो हमारा 2 गुणे 7 का स्क्वायर दूसरा नंबर हमारा सही हो गया ऑप्शन। इसके बाद हम देखते हैं, देखो यहाँ पर पुरानी बुक में एक सवाल दिया गया है, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप होता है और किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो हमने क्या सवाल पढ़ा, देखो पेपर में आ भी सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसी पूर्णांक मान लेते हैं m एक पूर्णांक, मान लेते हैं m एक पूर्णांक। अब क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप क्या होगा और विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, सम पूर्णांक, ये सम पूर्णांक का रूप और विषम पूर्णांक का रूप, देखो सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अब यदि मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रखूँ, 2m प्लस 3m 2m प्लस 1 यहाँ पे कर देते हैं, दिए गए हैं तो कर देते हैं। मान लो ऐसे हमने 4 ऑप्शन आपके सामने रखे, अब इसमें से पूछ रहा है कि सम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा और विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा। तो आपको ध्यान रखना है सम पूर्णांक का रूप, तो मतलब m की जगह हम पूर्णांक संख्या रख के देखेंगे, तो देखो जिसमें भी सम आए वो हमारा सम पूर्णांक का रूप हो जाएगा, धन सम पूर्णांक मतलब धन संख्या रखना है, ठीक है, धन पूर्णांकों को रखना है। देखो यहाँ पे हमने 1 रखेंगे तो जो उत्तर में 2 आ गया, अब देखो यहाँ पे हम 1 रखेंगे 1 1 2 आ गया, यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो ये 1 ही आया, तो ये कैंसिल हो गया। सम पूर्णांक तो पहले हम किसको छाटा है, सम पूर्णांक, सम संख्या आना चाहिए सम में, क्योंकि 1 रखेंगे तो देखो ये 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 2 करने तो 3 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया, क्योंकि ये दो हमारे कट गए कैंसिल हो गए, ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचे 2 2, तो हम देखो 2 रख के देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, अब यहाँ देखो रखेंगे 2 1 3 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला हमारा क्या होता है, सम पूर्णांक का रूप होता है, ये हमारे पास रूप होता है सम पूर्णांक, ठीक है। तो यदि कोई चलो कोई m एक पूर्णांक है, यहाँ पे m की जगह और कुछ नहीं हो सकता, q एक पूर्णांक है 2q हो जाएगा, p एक पूर्णांक है तो pq हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2p हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सम पूर्णांक का रूप। अब विषम पूर्णांक का रूप क्या है, विषम पूर्णांक का रूप क्या है, देखो विषम पूर्णांक के रूप में हम विषम संख्या रख के देखते हैं, जैसे मान लो हम 1 रखें तो 2 कर ले 2 हो गया, यहाँ 2 आ रहा है ये कट गया क्योंकि विषम नहीं होगा, ठीक है। तो इस बार हमारा कौन सा कटेगा, इस बार हमारा ये आगे कट जाएगा, क्योंकि ये सम आ रहा है, अब जब यहाँ ये कर दें तो 1 1 2 ये भी कट जाएगा, देखो 1 आ रहा है इसमें भी 2 करने जो 3 ये भी सही है उत्तर। अब देखो 2 रखें तो यहाँ हमने 2 रखा तो ये वाला भी कटेगा, ये सम आ गया, लेकिन 2 दूनी 4 है 5, तो 5 आ रहा है, ये विषम आ रहा है, तो मतलब कि यही वाला हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ये हमारा इसका रूप ये वाला है, ठीक है, ये वाला हमारा क्या होगा सही, ठीक है। तो ये हमारे देखो m एक पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक का रूप 2m होता है और विषम पूर्णांक का रूप 2m प्लस 1 होता है, ठीक है।
देखो पहले सम संख्या क्या होगा, आपको पता है कि पहली संख्या जो 2 होती है। अब 2 में हम किसी को भी गुणा कर देंगे, 2 का 1 को गुणा कर दिया, 2 को गुणा कर दिया, 4 को गुणा कर दिया, 5 को गुणा कर दिया, सम संख्या प्राप्त होगी। तो ये हमारा क्या होता है, 2m रूप का होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं 2m। m की जगह मान लो किसी को भी गुणा कर दो, ठीक है, 2m, ठीक है। पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक का गुणा कर दो, 1 से 10, 100, 50, इस प्रकार से कोई भी पूर्णांक का गुणा कर देंगे तब, ठीक है, 2m हो गया। मतलब विषम पूर्णांक। अब जैसे मतलब 2 से और 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। मतलब विषम संख्या कैसे प्राप्त होगी, सम में जब एक पहले से में 1 जोड़ते हैं तो इसमें देखो क्या जोड़ा गया, 2m प्लस 1 जोड़ दिया गया, तो ये हमारे क्या प्राप्त होगी, विषम पूर्णांक। तो हमारे देखो आपको याद रखना है, जो सम पूर्णांक का रूप 2m होता है, 2m के रूप का होता है, और विषम पूर्णांक का रूप 2m प्लस 1 के रूप का होता है। क्या आपके पास क्वेश्चन है, दो ये इसको हमने क्या लिया, ये हमारा क्या था, 6वां और ये 7वां पुराने बुक में, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं 8वें नंबर में। आपकी बुक में जो सवाल हो आप उससे ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने सवाल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको समझते जाइए, ठीक है। तो हमारे पास इसके बाद दिया गया है एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है, ठीक है। देखो एन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर हमारे पास सवाल दिया गया है एन स्क्वायर माइनस 1 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो हमारे पास एक यहाँ पर सवाल दिया गया है, क्या कह रहा है, देखो पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या और सम संख्या, ठीक है। देखो ये हमारे पास सवाल दिया गया कि एन स्क्वायर माइनस 1 है, जहाँ एन क्या होगा, एन एक पूर्णांक होगा या प्राकृतिक होगा या विषम होगा या सम होगा, कब, तो मतलब 8 से पूरा पूरा विभाजित होगा, मतलब कि 8 से जब हम इसमें भाग दें तो पूरा पूरा भाग चला जाए, तो एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पूर्णांक होंगी या फिर प्राकृतिक संख्याएँ होंगी या फिर विषम होंगी या फिर सम होंगी, तो हमको देखना। तो हम यहाँ से एक रखें तो शुरू करते हैं, तो पहले हम यदि हम जीरो रखते हैं, जीरो के स्क्वायर जीरो, तो पहले देखो हम एक रखते शुरू करेंगे, तो एक का स्क्वायर एक में एक जीरो, 8 में हम 8 को भाग देंगे तो 8 का भाग जीरो में चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, 8 से जीरो कट जाएगा तो 8 का भाग जीरो में चला जाएगा, मतलब पूरा पूरा जा रहा है। तो एक हमारा, तो देखो एक हमारे पास पूर्णांक तो एक है। अब प्राकृतिक संख्या, देखो पूर्णांक में भी एक होता है, प्राकृतिक भी एक होता है, विषम संख्या भी होता है, लेकिन सम संख्या में एक नहीं होता, कतई नहीं होता, तो एक नहीं होता, तो एक हमारा पूरे वाला क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। इसी प्रकार अब देखेंगे हम दो रख के देखेंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, अब 4 में एक घटाएंगे 3, क्या 8 से विभाजित है, नहीं विभाजित है, नहीं विभाजित है, मतलब कि हमारा सम वाला तो कट ही गया, दो हमारे दो नहीं हो सकता, तो 2 वाला हमारा कट गया, ये हमारा 2 था ना, ये हमारा 2 वाला कट गया, कैंसिल हो गया। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे हमें 2, अब देखो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में 2 आता है, तो सभी संख्याओं के लिए n है, देखो प्राकृतिक संख्या में 2 आता है तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या में भी 2 आता है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर 3 का नाम नाम 1 8, 8 से भाग चल जाएगा, 4 रखें तो 4 चौक 16, 16 में 1 15, तो 4 4 रखें तो नहीं जाएगी, तो देखो 4 सम भी था, प्राकृतिक भी था, पूर्णांक भी था, लेकिन विषम नहीं है। 5 रखें, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 24, 8 के भाग चल जाएगा, 8 के 24, देखो मतलब ये क्या है, बार में विषम संख्या है, पहले एक रखने पर 4 आते, 3 रखने पर, फिर 5 रखने पर, फिर 7 रखने पर, मतलब इन सारी संख्याओं को रखने, विषम संख्याओं n की जगह विषम संख्याएं रखने पर 8 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, अर्थात इसका आंसर क्या है, विषम संख्याएं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन में जिसमें विषम संख्या दिया गया है, तो इसमें देखो तीसरा नंबर, ये क्या हो जाएगा, हमारी विषम संख्या। अब देखो आपके पास एक सवाल दिया गया है कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो m का मान क्या है, ठीक है। 65 और 117 के एचसीएफ, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं यदि आपको ज़रूरत पड़े। ठीक है,
देखो इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद हमारा क्या है, शायद मार्कर में शायद थोड़ा इंक खत्म हो आई है, इसलिए आपको थोड़ा समझ में ना आ रहा होगा, पर आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। हम तो इसे लिखने का प्रयास तो कर रहे हैं कि लिख जाए, तो इसमें इंक नहीं होना चाहिए तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो अब देखो हम देखते हैं आगे। अब देखो क्या दिया गया, 65 और 117 का SCF, ठीक है, कितना दिया गया है, SCF हमाशा दिया गया हमारे पास SCF 65 और 117 का SCF दिया गया है 65 - 117 दे देते हैं, ठीक है। देखो 65 और 117 का माशा SCF दिया गया है 65M - 117 के रूप में, और यहाँ हमको M का मान ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि ये हमारा क्या है, माशा। यदि हम घूर्णनखंड विधि से कई तरह से माशा निकाल लें, इन दोनों संख्याओं का माशा निकाल लें, तो ये भी माशा और वो भी माशा, देखो बराबर कटेंगे तो M का मान पता चल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, पता लगा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो 65 का भाज्य कर लेंगे, 65 के भाज्य 65 का भाज्य करेंगे तो 65 क्या, तो 25 5 2 3, अभी 117 का भाज्य तो 117 का भाज्य क्या हो जाएगा, तो 117 के भाज्य तो 117 किससे किससे कटेगा, क्या नहीं 117 होता है, देखो क्या हो जाएगा 3 3 9, अब देखो 13 यानी 117 या फिर 3 9 27 7 हासिल तो 9 10 के दूर क्या होता है 117, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगी, अब देखो इससे हम क्या निकालेंगे SCF, यदि हमने इससे मासा निकाल लिया SCF, तो SCF इसका क्या हो जाएगा, हमने आपको क्या बताया, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में वेनिस्ट हो, जो दोनों में कॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं SCF मासा, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 हमारे दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा 13 क्या हो जाएगा SCF। अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दी गई है ये भी हमारी मासा है 65M - 117, ये बराबर हो जाएगा 13 के, इसके हम बराबर कर देंगे, तो ये उधर जाएगा और इधर जाएगा प्लस, तो इधर जाकर के जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 130, 37 इसकी जो हासिल है 3, ठीक है 130 होगा। अब देखो 65 दूनी 130 होगा, ठीक है, हम बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो हमारे पास M का मान कितना आ गया, M की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो क्या आ गया हमारे पास M की वैल्यू आ गई 2, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो M की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2। अब देखो हम इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर। अब देखो पूछ रहा है वह बड़ी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 75 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। अब क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखो SCF और LCM, देखो SCF को हम हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, SCF को फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट, ठीक है। तो SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, हाईएस्ट मतलब ऊंचा, सबसे बड़ा। देखो यदि कहीं किसी सवाल पूछ रहा है आपको सबसे उच्चतम संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो उसमें हमें क्या निकालना पड़ता है SCF। यदि आपसे पूछा कि सबसे न्यूनतम संख्या, सबसे न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो उसमें लीस्ट कौन, लीस्ट मतलब होता है छोटा, तो वो सबसे कौन न्यूनतम संख्या पूछेगा या सबसे छोटी संख्या पूछेगा, तो हम उसमें LCM लासा निकालेंगे, और पूछेगा सबसे बड़ी संख्या, तो उसमें हम क्या निकालेंगे SCF मासा निकालेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार का आपके पास एक सवाल है, तो हमने क्या बताया, जब SCF हम किसमें निकालेंगे, जब कोई हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, तो सबसे अधिकतम जो सबसे ऊँची सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, तो हम क्या निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF निकालेंगे। सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या पूछेगा या फिर न्यूनतम संख्या पूछेगा, ठीक है। अधिकतम संख्या पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे SCF, न्यूनतम संख्या पूछेगा तो क्या निकालेंगे LCM, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब हम
चलते हैं अगला सवाल में। तो हमारे पास एक सवाल ऐसे दिया गया है कि यदि जो पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी का किया ना, तो देखो वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर 5 और 8 प्राप्त हो। अब देखो वो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जैसे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होता है 70 और 125। मतलब कि ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, तो क्रमशः शेषफल प्राप्त होता है। मतलब कि 70 से हम जब 70 को विभाजित करेंगे तो मतलब कि 5 शेष बचेगा, और 125 को विभाजित करेंगे तो फिर कितना शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा। तो ये हमसे कह रहा है कि मतलब देखो 70 को विभाजित करने पर 5 शेष बचेगा और 125 को विभाजित करने पर 8 शेष बचेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या हम ज्ञात करने पर है। देखो इसका हम क्या करेंगे, पहले 5 शेष था इसका, और इसका कितना शेष था 7, मतलब 8। देखो इस शेष फलों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये हमारा जाएगा 65 और ये हमारा जाएगा 117। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, हमने कहा सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या, माशा। तो माशा क्या करेंगे, 65 और 117, 65 117 का ये भी माशा निकाला है 13, क्योंकि देखो 13 का 65 क्या होता है, 13 का 65 होता है। और देखो क्या नाम 117 होता है, तो 13 हमारा कॉमन है, तो 13 क्या हो जाएगा इसका माशा। तो एस सी एफ हमसे पूछ रहा है, एस सी एफ क्या हो जाएगा, माशा हो जाएगा 13। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, 13 इसका आंसर हो गया। तो एस सी एफ माशा इसका आंसर क्या हो गया 13। ठीक है, तो ये हमारे पास 13। अब हमारे पास जो सवाल दिए गए हैं उसमें पूछ रहा है लाशा और माशा। ठीक है, तो बिल्कुल एक आसान है, इसमें देखो क्या पूछ रहा है, लाशा और माशा। तो लाशा और माशा, देखिए क्या होता है लाशा और माशा। तो हमको देखो क्या लिखना था, लाशा और माशा। तो देखो लाशा और माशा हमको जो पूछ रहा है हमसे कि देखो यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी, हमारे पास एक संख्या दी गई, दो संख्या दी गई है, उसमें हमें लाशा और माशा बताना है। तो देखो पहली संख्या हम लिखते हैं, जैसे ए बराबर हमको दिया गया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी बराबर एक्स वाई क्यूब। इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो एस सी एफ, ये और बी का हमको भाषा ज्ञात करना है। और दूसरा हमारे पास देखो 12 नंबर है, तो ये 13 नंबर है, इसका देखो 12 नंबर, हमारे पास 12 नंबर भी दिया गया है, क्या दिया गया है, ई बराबर दिया गया है। ठीक है, तो हमें देखो इसमें 12 नंबर, इसमें देखो ई बराबर दिया गया है, ए बी इसको है, ई बराबर दिया गया है ए क्यूब बी। इसमें हमको लाशा ज्ञात करना है ए बी और क्यू का, देखो एलसीएम। ठीक है, तो आप देखिए इसमें हमको इन दोनों संख्याओं में क्या क्या करना है, तो आप समझ सकते हैं इसमें कुछ। तो इसको हमें क्या करते हैं, इन संख्याओं में ऐसे मतलब कि इस प्रकार की भी दीजिए, अगर चर राशि के बदल दिया गया, जैसे एक्स और वाई के बदल में दिया गया है ए बी सी डी, मतलब किसी चर राशि के बदल में इस प्रकार से दे दिया जाता है, तो इसको क्या है कि माशा ज्ञात करना, राशा ज्ञात करना है। तो देखो माशा हम क्या निकालते हैं, माशा का मतलब क्या होता है, देखो माशा में हम क्या लेंगे, माशा में सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। माशा क्या होता है, सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। और जो लाशा होता है सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो सबसे छोटी घात का गुणनफल माशा क्या है, सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो पहले हमें क्या निकालना है, माशा, तो सबसे छोटी घात। अब देखो एक्स और वाई में देखो इन दोनों संख्याओं में देखो एक्स की सबसे छोटी घात क्या है, एक्स की पावर एक, जो हमारा एक्स लिखा है, एक्स वाई का एक्स लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा एक्स। और इससे पूरी बार हम देखेंगे वाई में सबसे छोटी घात क्या है, वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारा माशा आंसर हो गया। इसका लिखिएगा लाशा। अब देखो इस संख्या को पूछा है लाशा, तो पी का मान दिया गया है ए बी स्क्वायर, क्यू का मान दिया गया है ए क्यू बी। इसमें लाशा पूछा एलसीएम, तो एलसीएम होता है सबसे बड़ी घात का गुणनफल। बड़ी घात का गुणनफल मतलब क्या होता है, बड़ी घात का गुणनफल का मतलब होता है सबसे बड़ी से, ए में सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ए में सबसे बड़ी घात किसकी है, ए क्यूब की, फिर नीचे वाले की ए क्यूब होता है। देखो बी में सबसे बड़ी घात क्या, बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर होता है। ये हमारा आंसर हो गया है। तो आपको जो ऑप्शन हो आप इसको टिक लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया ए क्यूब बी स्क्वायर। हमने क्या था एचसीएफ माशा में सबसे छोटी घात के गुणनफल, राशा में सबसे बड़ी घात के गुणनफल। अब क्यों होता है? क्योंकि हमने आपको क्या बताया था माशा में जो कॉमन होता है, तो कॉमन अगर मैं देखो इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो एक हम इसको देखो कैसे लिखते हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, मतलब क्या है एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे वाई गुणे वाई, इसका मतलब यही है। अब देखो बी को हम लिखेंगे तो देखो एक्स गुणे देखो वाई गुणे वाई, इसका मतलब यही है। तो इसमें देखो क्या होता है कॉमन, तो देखो कॉमन क्या है एक एक्स कॉमन हो जाएगा, एक वाई कॉमन हो जाएगा, एक वाई मतलब दो, एक एक्स कॉमन हो गया दो वाई कॉमन हो गया, तो आगे मासा क्या हो जाएगा सी और इसका मासा हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाए, यही होगा। वही हमारे पास हमने क्या था सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है वो होता है माशा, राशा में क्या होता है सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब देखो अगर इसको भी हम देखना चाहें तो देखो हम क्या लिखेंगे क्यू बराबर ए इंटू बी इंटू बी, इसी प्रकार से क्यू बराबर ए इंटू ए इंटू बी। देखो हम देखते हैं कि देखो लाशा में हम क्या बताते हैं, लाशा में देखो सब चीज़ लेते हैं, सभी को लेते हैं, सभी संख्या को लेते हैं, सभी को लेते हैं, और जिसमें सबसे जिस लाइन में सबसे ज़्यादा बार होता है तो ये देखो कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा बार नीचे वाली है, तीनों में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम में क्या हो जाएगा ए क्यू। और देखो बी में कौन सा ज़्यादा बार है, बी में सबसे ऊपर वाला लाइन में सबसे ज़्यादा बार है दो बार, देखो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारे पास हमने क्या कहा ए क्यू बी स्क्वायर आ गया, मतलब कि क्या है राशा में बड़ी घात का गुणनफल और माशा में छोटी घात का गुणनफल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पास 11वां नंबर और 12वां नंबर, इसके बाद हमारे पास 2 सवाल बचते हैं। तो अब देखो आप को देखते हैं, ठीक है, तो आसान है, तो आप इसके सवाल ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम हमारे पास अगला सवाल क्या है। अगला सवाल में हमें क्या कह रहा है, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। तो सदैव अपरिमेय संख्या होता है, क्यों? एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, क्यों? तो शून्येतर, इसने क्या कहा शून्येतर, हमारे पास ये शून्य का मतलब शून्येतर का मतलब शून्य धन इतर, ठीक। तो देखो इसका क्या होता है शून्येतर का मतलब होता है शून्य धन इतर, मतलब शून्य का मतलब क्या होता है शून्य जीरो, तो जीरो इतर मतलब होता है शून्य के अलावा, शून्य को छोड़ कर, तो शून्य को छोड़ करके यदि सभी परिमेय संख्याओं का गुणा अपरिमेय संख्याओं के साथ कराएंगे तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो आपको जैसे गुणा 3 लिखा, इसके साथ हम कुछ भी गुणा करा दें, ठीक है, तो कुछ भी गुणा करा, 2 का गुणा करा दें, 4 का गुणा करा दें, 8 का गुणा करा दें, 7 का गुणा करा दें, तो सदैव हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त, किसी भी परिमेय संख्या गुणा करके अपरिमेय संख्या ही प्राप्त कर देगी जब तक शून्य ना हो। यही लिखा शून्येतर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़ करके, तो शून्य को हमने छोड़ दिया और उसके अलावा किसी परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा कराएंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा 14 नंबर, तो इस अगले सवाल बिल्कुल होते तो इसमें क्या है, अगले सवाल में देखो हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम में ज्ञात है। उसमें देखो सवाल क्या पढ़ेंगे, लिखा गया है 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से भाज्य न्यूनतम संख्या। तो देखो 1 से 10 तक की संख्याओं में, देखो 1 से 10 तक की संख्या में सभी से भाज्य, देखो क्या कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं में सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या। हमसे क्या पूछेगा न्यूनतम संख्या, न्यूनतम में आपको मैंने अभी बताया कि न्यूनतम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। न्यूनतम हम क्या कहते हैं एलसीएम, तो 1 से 10 तक की संख्याओं का लासा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है लासा। तो 1 से 10 तक की संख्या का लासा कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम लिखेंगे 1 के गुणनखंड, फिर 2 के गुणनखंड, 3 के गुणनखंड, फिर देखो 1 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, फिर हम देखो 1 के गुणनखंड, फिर 1 के गुणनखंड, फिर 2 के गुणनखंड, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 10 तक की संख्याओं का हमको क्या ज्ञात करना है, 1 से 10 तक की संख्याओं का हमको लासा ज्ञात करना है। तो इसके हम पहले गुणनखंड निकालेंगे, तो 1 का गुणनखंड 1 ही आएगा, 2 का गुणनखंड 2 लिखो, 2 गुणे 3, तो 3 का गुणनखंड 3, 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2, 5 का क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 6 का 6, 3 2 का 6, 2 गुणे 3, इसके 7 के क्या हो जाएगा 7 गुणे 1, ये 8 8 के क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 के क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, 10 के क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है। अब हमको क्या करना है एलसीएम, तो हम यहाँ पे क्या होता है एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम सबको लेते हैं, जिस लाइन में सबसे ज़्यादा बार होता है उसे लेते हैं। तो पहले एक देखो, एक हमारे पास कितनी बार है, एक हमारे पास केवल एक बार है, ठीक है, तो एक को हम लेंगे,
देखो दो दो ऐसी लाइन, देखो दो हमको देखना है जिस लाइन में सबसे ज़्यादा बार हो। हमको क्या देखना है? दो, और जिस लाइन में सबसे ज़्यादा बार हो। तो दो किसमें सबसे ज़्यादा बार हो? इस वाले लाइन में। देखो दो इसमें सबसे ज़्यादा बार तो हम किसमें लेंगे? ये वाले हम सारे दो को लिख लेंगे, तो दो गुणे दो गुणे दो। तो सबसे ज़्यादा बार तो हमारे पास हो गया दो गुणे दो गुणे दो। इसके बाद हम देखेंगे तीन, तो तीन देखो किस लाइन में सबसे ज़्यादा बार, तो इसलिए एक बार है, इसमें दो बार, तो तीन सबसे ज़्यादा बार इसमें इस लाइन में। तो हम क्या लिखेंगे? तीन गुणे तीन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चार, तो चार देखो चार तो खत्म हो गया, तो दो हमने बनाए। इसके देखो पाँच, पाँच एक बार है, पाँच देखो। पाँच के बाद देखो छः, छः में देखो दो और तीन हो गए। इसके बाद सात, सात एक बार में सात लिख लिया। सात के बाद आठ हो गया खत्म, नौ हो गया खत्म। इसके बाद दस, दस भी हो गया खत्म। तो ये हमारी ये सारी संख्या है। अब देखो हमें इसको क्या करना है? गुणा करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखो गुणा करेंगे, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ पंच 40, पाँच का गुणा करो, आठ पंच 40 हो गया, हुआ 40। अब देखो तीन ट्राई नौ, नौ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? सात। अब देखो क्या कर देंगे? देखो जीरो नौ चौको 36, 360 गुणे सात, सात से गुणा करेंगे, सात जीरो, सात छः 42 के दो हासिल चार, सात के सात किया 21, 21 22 23 24 25, हमारे पास क्या आएगा? 2520। यही हमारा अगला ऑप्शन है, क्योंकि हमारा कौन सा ऑप्शन है? 2520 आंसर सही होगा। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन दिया गया है 2520। ये हमारा ऑप्शन, ये हमारे पास चौथा ऑप्शन, ये 2520। हमारे पास इसमें देखो कौन सा सवाल है? 14 नंबर। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला सवाल था। अब देखो एक सवाल और करना, देखो वो कट गया है, क्योंकि देखो ये सारी वाली एक्सरसाइज ये आपके सिलेबस से हट गई थी, इसलिए वो अगला सवाल जो वो हट गया था, वो क्या है? दशमलव के साथ वाला, वो आपसे सिलेबस से हट गया। ठीक है, ये हमको देखो आज अपने जगह पे आप इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। तो ये हमारी की पहली एक्सरसाइज, हमारी पहली एक्सरसाइज मतलब कि पहली एक्सरसाइज और अध्याय दोनों फिनिश। एक्सरसाइज भी खत्म हो गई और पूरा अध्याय भी समाप्त हो गया। अब हम आपके साथ लेकर आएंगे दूसरा कॉन्सेप्ट। तो हमें अगली बार से क्या मतलब पढ़ना है? आपको पढ़ना है दूसरे मतलब दूसरे लेसन के कॉन्सेप्ट। और देखो आप धीरे धीरे अब इसको सीख जाएंगे, तो आपको देखो सवाल लगाना कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल आसान होता है, बस आप सवाल को समझिए बस। ठीक है,